नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राब्ता राइटर के साथ। चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। हमारी आज की कहानी बेस्ड है इंग्लैंड में या कहें ब्रिटेन, खासकर लंदन। इस कहानी की खास बात यह है कि इसका किरदार अपने लेखक यानी रचयिता से भी ज्यादा लोकप्रिय है। अपने देश में ही नहीं, शायद विश्व भर में इतना लोकप्रिय कि बहुत लोग उस किरदार को फिक्शनल यानी काल्पनिक मानते ही नहीं हैं। ये लेखक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल और उनका किरदार है अति चतुर जासूस शेरलॉक होम्स। सर आर्थर पढ़ाई और पेशे से डॉक्टर थे, पर मेडिकल के फील्ड में वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन उन्हें लिखने का शौक था और कौन जानता था कि ये शौक ही उन्हें और उनके किरदार को अमर कर देगा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बेल के प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर होम्स का किरदार गढ़ा। इस अति चतुर, साहसी और थोड़े से सनकी जासूस और उसके दोस्त वॉटसन की कहानियां बहुत रोमांचक होने के साथ 19वीं सेंचुरी के लंदन का भी सुंदर विवरण देते हैं। एक सदी से भी ज्यादा की बात हो चुकी है और होम्स के फैन की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सच कहूं तो मैं भी होम्स प्रेमी भीड़ का हिस्सा हूं। 15-16 साल का था तब से। आज भी फैंस कहानी में दिए हुए उनके पते 22B बेकर स्ट्रीट जाते हैं, अच्छी तरह से जानते हुए कि वास्तव में बेकर स्ट्रीट तो है, पर 22B एक फिक्शनल एड्रेस है। बट क्या करें, फैंस तो होते ही ऐसे हैं। वहाँ बेकर स्ट्रीट के मेट्रो स्टेशन पर एक 9 फीट का होम्स का स्टैचू जरूर है, जहाँ पर लोग फोटो खिंचवाते हैं। आज भी 50 से ज्यादा फैन क्लब हैं दुनिया भर में जो होम्स के किरदार पर रिसर्च कर रहे हैं, और अभी भी इन क्लब्स में कुछ लोग अपनी समस्याओं भरी चिट्ठियां भेजते हैं, ये मानते हुए कि होम्स उनकी गुत्थियों को सुलझाएगा। तो अपने होम्स की दीवानगी को आगे बढ़ाते हुए हम सुनाते हैं आज की कहानी। हमारी अच्छी कहानी का नाम है छींटदार फीते का रहस्य। अपने उन 70 खास मामलों के नोट्स पर एक नजर दौड़ाते वक्त, जिनमें अपने मित्र शेरलॉक होम्स के पिछले 8 सालों के काम करने के तरीकों का मैंने अध्ययन किया और पाया कि उनमें से बहुत से दुखद, कुछ मजेदार और अधिकतर तो आश्चर्यजनक थे। वो सब कोई मामूली मामले नहीं थे। उन्होंने इन्हें धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार की वजह से किया था। वो उन जांच पड़तालों से स्वयं को अलग कर लेता था जो असामान्य और आश्चर्यजनक नहीं होती थी। मुझे याद नहीं है कि इस तरह के कई केसों में स्टॉक मोरॉन में रॉयलॉर्ड्स के उस जाने माने परिवार के साथ घटी घटना की तुलना में किसी और ने अधिक असाधारण घटना सुलझाई हो। यह घटना होम्स के साथ मेरे जुड़ने के शुरुआती दिनों में घटी थी। उन दिनों हम अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट के एक ही कमरे में साथ साथ रहा करते थे। उस समय इस मामले की गोपनीयता का एक वादा किया गया था। पिछले महीने उस महिला जिससे यह वादा किया गया था कि असामयिक मौत ने मुझे उससे मुक्त कर दिया। अब इस सच्चाई को रोशनी में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलॉर्ड की मौत के बारे में अफवाहें फैली हुई हैं, जिन्होंने इस मामले को वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह बना दिया है। यह अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए पूरी तरह से तैयार अपने बिस्तर के बगल में खड़े देखा। नियमतः वो देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उस समय सिर्फ 7:15 ही बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी सी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामलों में काफी नियमित हुआ करता था। होम्स ने कहा, मुझे माफ करना वॉटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर बात बिल्कुल साधारण सी है कि आज सुबह मिसेस हडसन ने दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया और मैंने तुम्हें। तब ऐसी क्या बात है, आग लगी है क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि एक युवती बदहवास हालत में आई है और मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वो बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरतें घूमती फिरती हैं और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तरों से उठाती हैं, तब मेरा मानना है कि कोई बहुत ही खास बात होगी जिसे वो बताना चाहती है। क्या इससे ये लगता है कि ये एक दिलचस्प केस होगा? मुझे यकीन है कि तुम इसमें शुरू से ही रहना चाहोगे। मेरे विचार से किसी भी कीमत पर मुझे तुमसे इसके लिए कहना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहूँगा। होम्स की पेशेवर छानबीनों का अनुसरण एवं उसके अपने अंतर्ज्ञान की तीव्रता से इनके समाधान की प्रशंसा से बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रसन्नता नहीं थी।
उसे जो भी केस दिए गए उसने उन्हें तार्किक आधार पर सुलझाया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। वहां एक पर्दा नशी महिला काले कपड़ों में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे वो खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। यह है डॉक्टर वॉटसन, मेरे खास दोस्त और सहयोगी। इनके सामने आप बेझिझक अपनी बात कह सकती हैं। वाह, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि मिसेस हडसन ने अंगीठी चलाने की समझदारी दिखा दी है। इस अंगीठी को आप अपने पास रख लीजिए और मैं एक कप गर्म कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से काँप रही हैं। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठंड की वजह से नहीं काँप रही हूँ। तब क्या है? ये डर है कि मिस्टर होम्स, डर। इतना कहकर उस महिला ने अपनी नकाब ऊपर उठा लिया। अब हम देख सकते थे कि वो महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थी। उसके चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वो लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाल असमय ही पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई मरियल सी थी। होम्स ने उस पर अपने तेज और अनुभवी नजर डाली। होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है आप आज सुबह ही ट्रेन से आई हैं। तो क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैंने आपके दस्ताने वाली बाईं हथेली में वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होंगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। महिला जोर से चौंकी और मेरे सहयोगी की ओर अचरज से देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कोई रहस्य नहीं है मैडम। आपकी जैकेट की बाईं बांह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताज़ा हैं। घोड़ा गाड़ी के अलावा और कोई सवारी इस तरह से कीचड़ नहीं उछालती है। और फिर आप तो चालक के बाईं ओर बैठी होंगी। वो बोली, आपका जरिया चाहे जो भी हो, पर आप बिल्कुल सही हैं। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले ही चली और 20 मिनट में लेदर हेड पहुंची। फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आ गई। सर, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती। अगर ये ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है उस अकेले आदमी को छोड़कर जो ये कर सकता है। मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ मिस्टर होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेस फॉरेंटोश ने बताया है, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता मिला है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और जिस घने अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर थोड़ी रोशनी तो डाल ही सकते हैं? इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों या 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। तब अपनी खुद की आमदनी पर मेरे नियंत्रण के बाद आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसे वो संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखता था। वो बोले, फॉरेंटोश, ओह हाँ, मुझे वो केस याद आ गया जिसका संबंध उस दूधिया मुकुट से था। मेरे ख्याल से वॉटसन, ये तुम्हारे मेरे साथ आने के पहले का केस था। मैडम, मैं इस मामले में आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपकी दोस्त के लिए काम किया था, उसी तरह से आपका भी काम करने में मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक इनाम का सवाल है, मेरा पेशा अपने आप में ही इनाम है। लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो, आप मेरा भुगतान कर सकती हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया सिलसिलेवार ढंग से हर बात बता दें, ताकि मैं इस मसले पर अपनी राय कायम कर सकूं। हमारी आगंतुक ने जवाब दिया, ओह, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता यह है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्टता है और मेरे संदेह बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर ही निर्भर हैं, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वो भी मुझे एक घबराई हुई औरत के रूप में ही परामर्श देता है, परंतु वो इस तरह की बात नहीं कहता। ये सब कुछ मैं आपके सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना है मिस्टर होम्स कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इन खतरों से घिरे रहते हुए मैं इनके बीच कैसे रहूं? मैडम, मैं आपकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ, जो इंग्लैंड की पुरानी सैक्सन फैमिली सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टॉक मोरवन के रॉयलेट्स के बचे हुए अंतिम व्यक्ति हैं। होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूँ। किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर तक, पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थी। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों वाले थे। रिजेंसी के दिनों में ये परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो गया था।
कुछ एकड़ ज़मीन और 200 साल पुराना वो घर जो कि अब गिरवी पड़ा है, के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में दयनीय तरीके से खींची। पर उसके एकमात्र बेटे यानी मेरे सौतेले पिता ने देखा कि उन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया जिससे वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले आए, जहाँ अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खान सामे को इतना मारा कि वो मर ही गया। फांसी की सज़ा से वो बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वो चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रॉयलॉर्ड भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थी। मेरी बहन जूली और मैं जुड़वा थी और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की ही थी। मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था और ये पूरा का पूरा ही उसने डॉक्टर रॉयलॉर्ड को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वो 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रॉयलॉर्ड ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस दबाने की कोशिश छोड़ दी और हमें साथ लेकर स्टॉक मोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए रख छोड़ा था वो हमारी ज़रूरतों के लिहाज से काफ़ी था और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता था। परंतु इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय, जो कि उन्हें वहाँ देखकर बहुत खुश हुए थे कि स्टॉक मोरान के रॉयलॉर्ड वापस अपने घर आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया और कभी कभी ही बाहर निकलते थे, वो भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और उससे झगड़ा करने, गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक अनुवांशिक आदत रही है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक गर्म मुल्क में रहना भी रहा है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला सी बन चुकी थी, जिसमें 2 तो पुलिस थाने में जाकर खत्म हुए और फिर वो उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरकर भागने लगे थे क्योंकि उनमें काफ़ी शारीरिक बल था और गुस्से में वो बेकाबू हो जाते थे। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को चार दीवारी के नीचे नदी में फेंक दिया था। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलकर इकट्ठा किया था उसे देकर हमने उस दूसरी मुसीबत से अपना बचाव किया। कुछ घुमंतू बंजारों को छोड़कर कोई भी उनका मित्र नहीं था। उन्होंने झाड़ झंकार से भरी अपनी ज़मीन, जिससे हमारी खानदानी जागीर का भी पता चलता था, उन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। बदले में वो अपने तंबुओं में इनका आतिथ्य सत्कार करते थे और कभी कभी इनके साथ सप्ताहांत में दूर कहीं घूमने भी चले जाते थे। भारतीय जानवरों के प्रति भी उनकी दीवानगी थी, जो कि उनके पास वहाँ से भेज दिए जाते थे। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है और ये दोनों ही उनके मैदान में खुले घूमते रहते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयावह हैं जितना कि उनके मालिक। अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी में अब तक कोई बड़ा सुख नहीं रहा। हमारे यहाँ कोई भी नौकर नहीं टिकता था। एक लंबे समय से हमने खुद ही घर का सारा काम किया है। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, फिर भी उसके बाद मेरी ही तरह सफ़ेद हो गई थी। क्या तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है? उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है और उसी की मौत की वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप समझ ही सकते हैं जिस तरह की अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, हम अपनी उम्र और स्थिति के शायद ही किसी और व्यक्ति को ऐसे हालात में देखना चाहेंगे। हमारी माँ की एक अविवाहित बहन यानी हमारी एक मौसी भी है, जिनका नाम मिस ऑनेरिया वेस्टफील है। वो हैरो के पास रहती हैं। हमें कभी कभी ही उनके घर जाने को मौका मिलता है। 2 साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहाँ गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात नौसेना के एक मेजर से हुई, जो कि अभी आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था और जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया। वापस लौटकर मेरी बहन ने इसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने इस शादी का विरोध नहीं किया था, परंतु शादी की तय तारीख से 15 दिनों पहले ही वो भयानक घटना घट गई, जिसने मेरी अकेली साथी को मुझसे छीन लिया। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका सिर कुशन पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी अंतमुदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा। फिर बोले, कृपया खुलकर बताएं। मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर घटना मेरी याददाश्त में बनी हुई है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इमारत बहुत ही पुरानी है और अब इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में शयन के कमरे निचले तल पर हैं और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में। इन कमरों में से पहला कमरा डॉक्टर रॉयलॉर्ड का है, दूसरा मेरी बहन
और तीसरा मेरा खुद का। उन कमरों में आपस में कोई संपर्क नहीं है, पर वो सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूँ? बिल्कुल ठीक। तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस बेहवे रात को डॉक्टर रॉयलट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे। हालांकि हम जानते थे कि वो सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उनके उस भारतीय सिगार की तेज महक से परेशान होती थी, जिसे पीने की उनकी आदत थी। वो अपने कमरे से निकलकर मेरे पास चली आई और वहाँ कुछ देर बैठकर उसने अपनी होने वाली शादी के बारे में कुछ बात भी की थी। 11 बजे वो मेरे पास से जाने के लिए उठी। फिर दरवाजे पर थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली, ये बताओ हेलन, क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज़ तो सीटी की तरह नहीं निकलती होगी। बिल्कुल नहीं, पर क्यों? क्योंकि पिछले कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे मुझे हमेशा एक धीमी पर साफ सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं कच्ची नींद में ही सोती हूँ और इसलिए इसकी आवाज़ मुझे जगा देती है। मैं ये नहीं बता सकती कि यह आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि शायद तुमने इसे सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। ये दूर ठहरे हुए उन बंजारों की होनी चाहिए। बहुत मुमकिन है, पर यदि ये आवाज़ लॉन में थी तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे कैसे नहीं सुना। हाँ, पर मैं तुमसे अधिक गहरी नींद में सोती हूँ। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद मुझे उसके दरवाजे का ताला बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। होम्स ने कहा, सच? क्या रोज़ाना रात को कमरे में ताला लगाना आप लोगों की आदत है? हमेशा। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉक्टर ने एक चीता और एक लंगूर पाल रखा था। दरवाज़ा बंद किए बगैर हमें सुरक्षा नहीं महसूस होती थी। बिल्कुल ठीक। मेहरबानी करके अपनी बात जारी रखिए। उस रात मैं सो नहीं सकी। आने वाली बदकिस्मती की एक धुंधली सी अनुभूति ने मुझ पर असर कर दिया था। आपको याद होगा कि मेरी बहन और मैं जुड़वा बहनें थीं, और आप जानते ही हैं कि दो समान आत्माओं के बीच संपर्क का कितना सूक्ष्म बंधन होता है। वो रात बहुत ही भयानक थी। बाहर हवा में तेज गर्जन की सी आवाज़ थी और खिड़कियों पर बारिश की चोट और थपथपाहट हो रही थी। अचानक इस तेज आंधी के थपेड़ों के बीच ही एक औरत की डर से भरी चीखने की भयानक आवाज़ आई। मैं समझ गई कि ये आवाज़ मेरी बहन की ही है। मैं अपने बिस्तर से उछलकर उठी। मैंने शॉल लपेटा और गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला, मुझे सीटी की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। ये ठीक वैसी ही आवाज़ थी जैसे कि मुझे मेरी बहन ने बताया था। और कुछ ही पलों बाद एक झंझनाहट की आवाज़ आई, जैसे कि धातु की कोई चीज़ नीचे गिर पड़ी हो। जब मैं दौड़कर अपनी बहन के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ अपने कब्जे पर धीरे से झूल रहा है। मैंने डरते हुए देखा कि न जाने क्या सामने आने वाला है। गैलरी से लैंप से आने वाली रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ सहायता के लिए आगे की ओर फैले हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी शराबी की तरह आगे पीछे झूल रहा था। मैं भागकर उसके पास गई और उसे अपने बाहों में समेट लिया, पर उसी समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। वो इस तरह से तड़प रही थी जिससे भयानक तरीके से अकड़ गई हो। पहले पहल मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना, पर वो चीखती हुई आवाज़ में बोली जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, हे भगवान, हेलन, हेलन, एक फीता था वहाँ, एक छींटदार फीता। कोई ऐसी बात थी जिसे वो कहना चाहती थी और उसने डॉक्टर के कमरे की ओर हवा में इशारा भी किया, परंतु फिर से आई उसकी अकड़न ने उसके शब्दों को बाहर निकलने नहीं दिया। अपने सौतेले पिता को चिल्लाकर आवाज़ देते हुए हम बाहर की ओर भागी। हड़बड़ी में ही उनके कमरे में, उनके ड्रेसिंग गाउन में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वो मेरी बहन के पास पहुंचे तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी डाली और उसे गांव में ही चिकित्सा सहायता के लिए भी भेजा, परंतु सारी कोशिशें बेकार हो गई और वो बिना होश में आए ही धीमे धीमे डूबती हुई मौत के आगोश में चली गई। यही मेरी प्यारी बहन का भयानक अंत था। होम्स ने कहा, एक मिनट रुको, क्या तुम उस धातु की आवाज़ और सीटी के बारे में निश्चित हो? क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो? उसकी मौत के बाद हुई छानबीन में मुझसे यही पूछा गया था। मेरा यही मानना है कि मैंने इसे सुना था, मगर आधी और पुराने हो चुके घर की आवाज़ में हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो। क्या तुम्हारी बहन कपड़े पहनकर तैयार थी? नहीं, वो अपने सोने वाले कपड़ों में ही थी। उसके दाएं हाथ में एक जली हुई माचिस की तीली और बाएं हाथ में माचिस की डिबिया थी। इससे ऐसा लग रहा है कि जब उसे खतरा महसूस हुआ होगा तब इसे जानने के लिए उसने माचिस जलाई होगी। छानबीन करने वाले किस नतीजे पर पहुंचा था? चूंकि डॉक्टर का व्यवहार इस प्रांत में बड़ा ही खतरनाक रहा है, इसलिए उसने इस मामले की छानबीन बहुत ही ध्यानपूर्वक की थी, परंतु वो मौत का कोई संतोषजनक कारण ढूंढ पाने में असफल ही रहा।
मेरे सबूतों से पता चलता था कि दरवाज़ा भीतर से ही बंद था और खिड़कियों में पुराने फैशन की लोहे की छड़ी लगी थी, जिनसे सारी रात सुरक्षा रहती थी। चारों तरफ की दीवारें काफ़ी मजबूत थीं और ज़मीन भी उतनी ही ठीक थी। वहाँ की चिमनी काफ़ी चौड़ी थी, साथ ही उस पर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अब ये निश्चिंत है कि जिस समय मेरी बहन के साथ ये हादसा हुआ तब वो बिल्कुल अकेली थी। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का चोट का निशान भी नहीं मिला था। जहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर ने इसकी जांच कर ली थी और उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब तुम क्या सोचती हो कि इस अभागी लड़की की मौत कैसी हुई? मेरे अनुसार तो उसकी मौत का कारण सिर्फ डर और घबराहट है, पर वो कौन सी चीज़ थी जिससे वो डरी, इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाती हूँ। क्या वो बंजारे उन दिनों वहीं ठहरे हुए थे? हाँ, थोड़े बहुत, वह हमेशा ही रहते हैं। फीता, यानी छींटदार फीते के संकेत से तुम क्या समझती हो? कभी कभी मुझे लगता है कि ये केवल उन्माद की स्थिति में की गई बात है, या ये कुछ लोगों के समूह को दर्शाता है, जो कि शायद इन बसे हुए घुमंतु बंजारों का भी हो सकता है। मैं नहीं जानती कि उनमें से कुछ लोग छींटदार रुमाल अपने सिर पर बांधते हैं और शायद उसी के बारे में उसने कहा हो। एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह होम्स ने सिर हिलाया। फिर वो बोले, मामला काफ़ी गंभीर है, प्लीज़ तुम अपनी बात जारी रखो। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं और मेरा जीवन हाल ही तक इतना एकाकी कभी नहीं रहा। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। उसने 1 महीने पहले ही शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। उसका नाम आर्मीटोस है और वो रीडिंग के पास ही के क्रेन वाटर की मिस्टर आर्मीटोस का दूसरा बेटा है। मेरे सौतेले पिता ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया और हम बसंत के मौसम में शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इमारत के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिससे मेरे बेडरूम की दीवार पर टूट फूट हो रही थी। इसलिए मुझे उसी कमरे में आना पड़ा जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी और मुझे उसी बिस्तर पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप मेरे डर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिछली रात मैं जग गई और उसके उस भयानक अंत के बारे में सोचने लगी, तभी अचानक मैंने धीमी सीटी की आवाज़ सुनी, जो कि उसकी अपनी ही मौत का इशारा भी थी। मैं उछलकर उठी और लैंप जलाया, पर मुझे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैं अब बिस्तर पर फिर से जाने में भी काँप रही थी, फिर भी मैं तैयार हुई और जैसे ही दिन की रोशनी हुई मैं बाहर आई। मैंने क्राउन इन पर एक घोड़ा गाड़ी पर और फिर लेदर हेड आकर आपके पास इस इरादे से चली आई हूँ कि मैं आपसे मिलूं और आपकी राय लूं। मेरे सहयोगी ने कहा, तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया। और क्या तुमने मुझे अब सब कुछ बता दिया है? जी हाँ, सब कुछ। आपने सब कुछ नहीं बताया मिस रॉयलॉट। आप मुझे अपने सौतेले पिता के बारे में छिपा रही हैं। क्यों? आपको क्या मतलब है? जवाब में होम्स ने उस आगंतुक के घुटने पर रखे उसके हाथ पर लटकती काली झालर के पीछे उलट दिया। उसकी सफ़ेद कलाई पर पीछे नीले निशान पड़े हुए थे, जिनमें 4 उंगलियों के और एक अंगूठे के निशान था। होम्स ने कहा, तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार होता है। महिला के चेहरे का रंग गहरा हो गया और उसने अपनी कलाई ढक ली। वो बोली, वो एक ताकतवर आदमी है और शायद उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ अब एक लंबी छुप्पी छाई हुई थी। होम्स अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाए अंगीठी की आंख को ध्यान से देख रहे थे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे पहले कि मैं अपने काम की रूपरेखा तय करूं, मुझे अभी हजारों बातें जाननी है। फिर भी हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यदि हम आज ही स्टॉक मुरान जाते हैं, तब क्या ये मुमकिन है कि बिना तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी के ही हम उन कमरों को देख सकें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आज किसी बहुत ज़रूरी काम से शहर आने के लिए कहा है। संभावना है कि वो आज सारा दिन बाहर रहेंगे और वहाँ रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं होगा। हमारे यहाँ एक घरेलू नौकरानी है जो कि बूढ़ी और बेवकूफ़ है। मैं उसे आसानी से हटा सकती हूँ। वाह वॉटसन, हमारे साथ चलने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तब हम साथ साथ ही आएंगे। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं 1-2 काम निपटा लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं शहर में ही हूँ, पर मैं 12 बजे वाली गाड़ी से वापस चली जाऊँगी ताकि आपके आने के समय मैं वहाँ मौजूद रहूँ। तुम वहाँ दोपहर तक हमारी प्रतीक्षा कर सकती हो। मुझे भी यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। क्या तुम रुकोगी और नाश्ता करोगी? नहीं नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मेरा मन पहले से काफ़ी हल्का हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी समस्या आपको बता दी है। मैं आज दोपहर में आपका इंतज़ार करूँगी। उस महिला ने अपने चेहरे पर मोटा सा नकाब डाल दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शर्लॉक होम्स ने अपनी कुर्सी की पुष्ट पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा, वॉटसन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यह मामला काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक लगता है। अगर वो महिला सही कह रही थी कि उस कमरे की दीवारें और ज़मीन पक्की हैं और दरवाजे खिड़कियों तक चिमनी से कोई घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब उसकी बहन मौत के वक्त बिल्कुल अकेली थी। तब उस रात वाली सीटियों का क्या मतलब है और उस मरने वाली महिला के उन खास शब्दों का क्या अर्थ है?
मैं नहीं सोच पा रहा हूँ उस रात को बजने वाली सीटियों और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिनका कि उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक का रिश्ता भी है। जब इन दोनों विचारों को साथ मिला दें तब इस तथ्य का विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसकी सौतेली बेटी की शादी ना होने देने में ही है। उस फीते की ओर मरने वाले का इशारा और वो आवाज़ मेटल की उस झंझनाहट की हो सकती है जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों के गिरने की वजह से हुई हो। मेरे मत से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से यह रहस्य खुल सकता है। तब उन बंजारों ने क्या किया होगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। कई जगह पर मैं इन विचारों से असहमत हूँ, मैं भी, और इसलिए हम आज खास तौर से स्टॉक मोरान जा रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रतिद्वंदी अभी भी खतरनाक है या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखें शैतान के नाम पर क्या होता है। मेरे साथी के ये शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि एक धक्के के साथ अचानक हमारा दरवाज़ा खुला और सामने एक बड़े डील डॉल वाला आदमी दिखा। उसका पहनावा खेतों में काम करने वालों और पेशेवरों के पहनावों का मिला जुला रूप था। उसके सिर पर काली ऊंची सी हैट थी और उसका कोट लंबा था। उसने गेटर्स पहन रखे थे और हाथ में एक चाबुक लहरा रहा था। वो इतना लंबा था कि दरवाजे की ऊंची चौखट को उसके हैट छू रहा था और उसकी चौड़ाई ने दरवाजे की चौड़ाई को करीब करीब ढक ही लिया था। उसका बड़ा सा चेहरा था जिस पर हजारों झुर्रियां पड़ी हुई थी और जो सूरज के ताप से जलकर पीला हो चुका था। उस आदमी के चेहरे पर दुष्टता के चिन्ह थे और वो बारी बारी से हम दोनों की तरफ अपनी गहरी हरी हरी आंखों से देख रहा था। उसकी ऊंची पतली और बिना मांस वाली नाक जंगली शिकारी चिड़िया की तरह थी। उस आगंतुक ने पूछा, तुम में से होम्स कौन है? मेरे सहयोगी ने शांति से कहा, मेरा नाम है सर, मैं स्टॉक मोरान का ग्रिम्सबाय रॉलॉट हूँ। होम्स ने सौम्यता से कहा, डॉक्टर प्लीज बैठिए, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। क्या मेरी सौतेली बेटी यहाँ आई थी? मैं उसका पता लगाने के लिए पीछा करता हुआ आया हूँ। वो तुमसे क्या कह रही थी? होम्स ने कहा, इस साल मौसम के लिहाज से थोड़ी ठंड ज्यादा है। वो बुजुर्ग आदमी गुस्से के मारे जोर से चीखा, वो तुमसे क्या कह रही थी? मेरे साथी ने शांति से अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि इस बार केसर काफी होगा। हमारे नए आगंतुक ने कहा, तो मुझे बरगला रहे हो ना? इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ के उस चाबुक को लहराते हुए बोला, बदमाश, मैं तुमको जानता हूँ। मैं पहले भी तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ। तुम होम्स हो जो हर काम में दखल अंदाजी करता है। मेरा सहयोगी मुस्कुराया, होम्स, दूसरों के कामों में रुचि लेने वाला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और फैल गई। होम्स, स्कॉटलैंड यार्ड का भूतपूर्व अधिकारी। होम्स ने अपने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे बातचीत बहुत मजेदार है। अब जब तुम बाहर जाना तो दरवाजा बंद कर देना, ये यहाँ का तयशुदा कायदा है। जब मैं अपनी बात कह लूंगा तभी जाऊंगा। तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की हिम्मत मत करो। मैं जानता हूँ कि मिस टोनर यहाँ क्यों आई थी। मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ जिसके साथ दुश्मनी भारी पड़ेगी। ये देखो। वो तेजी से आगे बढ़ा और अंगीठी कुरेदने वाले लोहे की छड़ को लपक कर उठा लिया और फिर उसे अपने भूरे बड़े बड़े हाथों में घुमाकर गोल गोल मोड़ दिया। देखो, अपने आप को दूर ही रखो, घुर्राते हुए बोला और उस लोहे की छड़ को कमरे में अंगीठी की ओर फेंक दिया। यह आदमी काफी मिलनसार मालूम पड़ता है, होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं बहुत मोटा तो नहीं हूँ, पर यदि वो मुझसे कहता तो मैं उसे अपनी कलाई की पकड़ भी दिखा देता, जो उसकी कलाई की पकड़ से कमजोर नहीं है। ऐसा कहकर होम्स ने लोहे की उस छड़ को थोड़े से ही प्रयास से फिर से सीधा कर दिया। मुझे लगता है कि उसने मुझे चकरा देने के लिए मेरे साथ बदसलूकी की है। यह घटना हमारी छानबीन को बल दे रही है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारे दोस्त की उस थोड़ी सी लापरवाही से उस जंगली ने उसे ढूंढ निकाला, पर उससे उसे परेशानी नहीं होगी। और अब वॉटसन, हमें नाश्ते का ऑर्डर कर देना चाहिए और फिर हमें डॉक्टर की ओर चलना चाहिए ताकि हम इस मामले में कुछ सहायता मिल सके। शेरलॉक होम्स जब घूमकर लौटे तब तकरीबन 1 बज रहा था। उनके हाथों में नीले रंग के कागज की एक शीट थी जिस पर कुछ लिखा था और चित्र बनाए गए थे। मैंने उस मृतक महिला की वसीयत देखी है। उसका ठीक ठीक मतलब समझने के लिए मैं आज की मौजूद कीमत के अनुसार इसका हिसाब लगाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी की मौत के समय उसकी कुल आमदनी 1100 पाउंड से कुछ ही कम थी। खेती में कमी आने पर भी वो 750 पाउंड से कम नहीं होगी। अब अगर उनकी शादी हो जाती है तब हर लड़की 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। अब ये स्पष्ट है कि यदि दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है तब ये पैसा बहुत ही कम रह जाता है। यहाँ तक कि उनमें से कोई एक भी इस आदमी को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा देती। मेरा सुबह का काम बेकार नहीं गया, क्योंकि इससे ये पता चलता है ऐसे काम के बीच में रुकावट डालना उसका एक उद्देश्य हो सकता है। वॉटसन, अब समय गंवाना खतरनाक हो सकता है, खास तौर से तब जबकि वो बुजुर्ग ये जान चुका है कि हम उसके मामले में रुचि ले रहे हैं। इसलिए अगर तुम तैयार हो तो हमें एक गाड़ी बुला लेनी चाहिए।
और वाटरलू की ओर चलना चाहिए। आप अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लेंगे तो मुझ पर बहुत एहसान होगा, क्योंकि जो आदमी छड़ को मोड़कर गांठ लगा सकता है उसके साथ बहस करने के लिए इसका इस्तेमाल एक कारगर तर्क साबित हो सकता है। हमें टूथब्रश भी रख लेना चाहिए। वाटरलू से लेदर हेड के लिए ट्रेन पकड़ने में हम भाग्यशाली रहे और वहां पहुंचने पर स्टेशन से हमने भाड़े पर एक घोड़ा गाड़ी ली थी तथा उन संकरी गलियों से होकर हम 4 या 5 मील तक चले। दिन पूरी तरह साफ था और सूरज चमक रहा था। आकाश में बादल रुई की फाहों से उड़ रहे थे। सड़क किनारे के पेड़ और झाड़ियों में हरी हरी कोबलें आ गई थीं। हवा में एक आनंददायक खुशबू थी। धरती की नमी मिली हुई थी। मेरे लिए बसंत के इस मधुर आगमन और हम जिस भयानक काम की छानबीन के लिए नियुक्त किए थे, इनके बीच एक अजीब सी विषमता थी। मेरे सहयोगी उस घोड़ा गाड़ी के सामने की तरफ बैठा हुआ था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और उसका हेड उसकी आंखों पर झुका हुआ था। वो अपनी ठुड्डी को छाती पर झुकाए किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। अचानक उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और एक चरागाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। उस ढलान पर घने पेड़ों वाला मैदान दूर दूर तक फैला हुआ था, जिससे वो मैदान और भी घना मालूम पड़ता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से उस पुरानी इमारत की स्लेटी रंग की छत दिखाई पड़ रही थी। होम्स ने कहा, स्टॉक मोरान। कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वो डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉलार्ड का घर है। होम्स ने पूछा, वह पास में और कोई इमारत है क्या? हमें वहीं जाना है। कोचवान ने दूर बाईं तरफ कुछ मकानों की ओर इशारा किया। वहां पर एक गांव है, पर यदि आप उस मकान में जाना चाहते हैं तो इधर से उस छोटी सीढ़ी पर चढ़कर फुटपाथ से होकर जा सकते हैं। वहीं पर वो औरत टहल रही है। होम्स ने पलके झपकते हुए कहा, मेरे अनुमान से वो महिला मिस टूनर ही है, और हाँ, तुमने जैसा बताया है हम वैसा ही करेंगे। हम घोड़ा गाड़ी से उतर गए और उसे उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा लेकर वो वापस लेदर हेड की ओर चल दिया। जैसे ही हम उस छोटी सीढ़ी पर चढ़े, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि वो आदमी सोचता होगा कि हम वास्तुशिल्पी हैं या यहाँ किसी और काम से ही आए हैं। तभी हमारी बातचीत बंद हो गई। गुड आफ्टरनून मिस टूनर, आप देख रही हैं कि हम अपनी जबान के पक्के हैं। हमारा मुवक्किल सुबह से ही हमसे मिलने के लिए परेशान था। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। उसने गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया और जोर से कहा, मैं आपका बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रॉयलर्ड शहर गए हैं और उनके शाम से पहले आने की उम्मीद भी कम है। होम्स ने कहा, हम डॉक्टर से मुलाकात का मजा ले चुके हैं। और फिर उन्होंने कम से कम शब्दों में उन्हें वो सारा किस्सा सुना दिया। जैसे ही मिस टूनर ने ये सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, वो चीखी, इसका मतलब उसने मेरा पीछा किया था। ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानती थी कि वो इतना दूर था। जब वो वापस आएगा तब क्या करेगा? वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इस मामले में कोई उससे भी अधिक चालाक है। तुम आज की रात अपने आप को उससे बचाकर कमरे में बंद रखना। अगर वो हिंसक हो जाएगा तब हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास हैरो ले जाएंगे। अब हमें इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए, इसलिए हम उन कमरों की तरफ ले चलो जिनकी हमें छानबीन करनी है। ये इमारत स्लेटी रंग की थी और इसके पत्थरों पर फूलों के उभार बने हुए थे। इसका बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ था और दोनों तरफ के हिस्से केकड़े के पंजों की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। इन हिस्सों में से एक हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनमें लकड़ी के फट्टे जड़े हुए थे। उनकी छत बीच से थोड़ी गिर गई थी, जिससे वो एक खंडर सा मालूम लगता था। इमारत के बीच वाले भाग की मरम्मत थोड़े बेहतर ढंग से हुई थी, लेकिन दाहिनी ओर वाला हिस्सा इसकी तुलना में काफी आधुनिक था और खिड़कियों के छाजन एवं चिमनियों के निकलते धुएं से पता चलता था कि इमारत के इसी हिस्से में लोग रहते हैं। दीवार के आखिर में कुछ पाइप खड़े किए गए थे और दीवार पर पत्थरों में कुछ टूट फूट का काम भी हुआ था, लेकिन हमारे पहुंचने के समय वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था। होम्स ने उस बिना कटे छटे लॉन में ऊपर नीचे होकर चलते हुए खिड़कियों के बाहर काफी ध्यान से देखा। ऐसा लगता है कि ये वही कमरा है जिसमें तुम सोती हो, और बीच वाला कमरा तुम्हारी बहन का है। वो तीसरा कमरा डॉक्टर रॉयलर्ड का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूँ। मेरी समझ से कुछ रद्दो बदल का काम होने के कारण ही ऐसा है। हालांकि दीवार के आखिरी हिस्से में किसी मरम्मत की बहुत ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे कमरे से हटाने के लिए ये सब किया गया था। हाँ, इस बात से एक राय ज़रूर बनती है। यहाँ संकरे हिस्से के दूसरी तरफ एक गलियारा है जिसमें तीनों कमरे के दरवाजे खुलते हैं और उनमें एक खिड़कियाँ भी हैं। हाँ, पर वो बहुत ही छोटी हैं, किसी के घुसने के लिहाज से तो बहुत ही छोटी।
तुम दोनों बहनें जिस तरह से अपना कमरा रात को बंद कर लेती थीं, तब इनमें किसी का भी बाहर से घुस पाना नामुमकिन था। क्या तुम अपने कमरे में जाओगी और शटर को भीतर से बंद करके दिखाओगी? मिस टोनर ने वैसा ही किया और होम्स ने ध्यानपूर्वक उन खिड़कियों की जांच करने के बाद उनके शटर को खोलने की हर संभव कोशिश की, पर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इनमें किसी भी प्रकार की झिर्री तक नहीं थी जिसमें से चाकू डालकर बीच वाले डंडे को ऊपर उठाया जा सके। फिर होम्स ने अपने लेंस से उनके कब्जों को भी देखा, जो कि ठोस लोहे के बने थे। वो बिल्कुल अच्छी कारीगरी के साथ बनाए गए थे। उसने कुछ परेशानी से अपनी ठुड्डी को खुजाया और कहा, मेरे अनुसार सब शटर बंद है, तब इसमें से कोई भी अंदर बाहर नहीं आ सकता। देखते हैं कि भीतर से इस मामले पर कोई रोशनी पड़ती है क्या। कोने में बना हुआ एक छोटा सा दरवाजा सफेद पुते गलियारों की तरफ ले जाता था, जहां उन तीनों बेडरूम के दरवाजे खुलते थे। होम्स ने तीसरे कमरे को देखने से मना कर दिया और तुरंत उस दूसरे वाले कमरे में घुसा जिसमें मिस टोनर अब सोती हैं, और इसी कमरे में ही उनकी बहन अपने दुर्भाग्य को प्राप्त हो चुकी थी। पुराने ग्रामीण घरों की तरह यह एक छोटा सा घरेलू कमरा था, जिसकी छत नीची थी और दीवार में आतिशदान की जगह बनी हुई थी, और कमरे के कोने में दराजों वाली एक भूरे रंग की अलमारी और एक सफेद पतला बेड था। खिड़की के बाईं तरफ एक ड्रेसिंग टेबल थी। इस सामान के साथ साथ इसमें लकड़ी के काम वाली 2 छोटी कुर्सियां और बीच में एक चौकोर कालीन भी बिछा हुआ था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ भूरे रंग के लकड़ी के फट्टे लगे थे। उनकी बलूत की लकड़ी को कीड़े खा चुके थे। वो इतने पुराने और बदरंग थे कि इनसे पता लग रहा था कि वो वहां उस पुरानी इमारत की शुरुआत से ही थे। होम्स ने कोने से एक कुर्सी खींची और उस पर आराम से बैठ गया। उसकी आंखें उस कमरे के चारों तरफ बार बार घूम रही थीं और वो हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसने एक घंटी की लटकती हुई रस्सी जिसका फुंदना तकिए के पास था देखकर पूछा, इस घंटी से किसे पुकारा जाता है? ये हाउसकीपर के कमरे तक जाती है। कमरे की और चीजों के मुकाबले ये नहीं मालूम पड़ती है। हाँ, ये सिर्फ 2 साल पहले ही लगाई गई थी। मेरे अनुमान से तुम्हारी बहन ने ही इसके लिए कहा होगा। नहीं, मैंने उसे इसका इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं सुना। हमें जो चाहिए होता था उसे हम खुद ही ले लिया करते थे। इसका मतलब इतनी सुंदर घंटी का यहाँ लटकना बेकार ही था। मुझे माफ करना, पर मैं इस कमरे की जमीन भी देखना चाहूंगा। उसने अपना लेंस निकाला और उसे हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के पास ले गया और फिर तेजी से आगे पीछे करते हुए फट्टों में पड़ी दरार को ध्यान से देखा। यही काम उसने कमरे के चारों तरफ लगे लकड़ी के पैनलों पर भी किया। अंत में वो बिस्तर के पास आया और कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर दीवार पर ऊपर नीचे अपनी नजरें दौड़ाई। उसने घंटी की रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसे एक झटके के साथ खींचा। वो बोला, अरे ये तो दिखावट ही है। क्या ये बचेगी नहीं? नहीं, ये तो तार से भी नहीं बंधी है। बड़ी मजेदार बात है, तुम देख सकती हो कि ये वहां उस सोड़े से खुलने वाले रोशनदान के छोटे से हुक से बंधी हुई है। बहुत अजीब सी बात है, मैंने इस पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। होम्स बुदबुदाते हुए बोला, अजीब बात है, इस कमरे में 1-2 चीजें अजीब सी हैं। जैसे वो बिल्डर कितना बेवकूफ है कि उसने कमरे का रोशनदान दूसरे कमरे में खोल दिया है। इस समस्या के लिए वो बाहर की हवा ले सकता था। महिला ने कहा, यह काफी नया बना हुआ है। होम्स ने जवाब दिया, ठीक है, यही काम घंटी की रस्सी के साथ किया गया है। हाँ, काफी छोटे छोटे बदलाव हो चुके हैं। ये लोग काफी अजीब मालूम पड़ते हैं। दिखावटी रस्सी, रोशनदान जिसमें से हवा नहीं आती। मिस टोनर, आपकी अनुमति हो तो हम उस कमरे को भी अंदर से देख लें। डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलट का कमरा उसकी सौतेली बेटियों के कमरे की तुलना में बड़ा था, पर उसकी सजावट साधारण ही थी। कमरे में एक बेड और लकड़ी की किताबों की एक अलमारी थी जिसमें किताबें भरी हुई थी। ज्यादातर वो किताबें तकनीकी विषयों पर ही थी। बिस्तर के बगल में बाहों वाली एक कुर्सी, एक गोल टेबल और कोने में एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी रखी थी। होम्स उन सारे सामानों के पास गया और उनको बड़े ही ध्यान से देखा। होम्स ने तिजोरी को थपथपाते हुए पूछा, ये क्या है? मेरे सौतेले पिता के काम के कागज हैं। इसका मतलब है तुम इसके अंदर देख चुकी हो। सिर्फ एक बार, कई साल पहले। मुझे याद है कि यह कागजों से भरी हुई थी। यहाँ कोई बिल्ली तो नहीं है? नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ देखो, उन्होंने दूध की एक छोटी सी प्लेट उठाई जो कि उसके ऊपर ही रखी हुई थी। नहीं, हमारे पास बिल्ली नहीं है, पर यहाँ एक चीता और एक लंगूर जरूर है। ओह हाँ, चीता भी एक बड़ी बिल्ली ही है। फिर भी एक प्लेट दूध उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यही एक बात है जिसके लिए मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। होम्स उस लकड़ी की कुर्सी के सामने पालती मारकर बैठ गया और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा। अपने लेंस को जेब में रखकर उठते हुए बोला, धन्यवाद,
यहाँ कुछ चीजें बहुत ही रोचक हैं। उसकी निगाह बिस्तर के कोने पर लटके हुए कुत्ते के पट्टे पर पड़ी। पट्टा इस ढंग से लिपटा हुआ था जैसे इसका चाबुक से फंदा बनाया गया हो। वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है? ये एक साधारण सा पट्टा है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इस तरह से क्यों बांधा है। ये बहुत ही सामान्य सा नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है, और जब एक चालाक आदमी अपना दिमाग अपराध में लगा देता है तब ये और भी बुरी हो जाती है। मिस टूनर, मेरे ख्याल से मैंने अब तक काफी कुछ देख लिया है। आइए अब बाहर लॉन में चलें। मैंने अपनी साथी का चेहरा इतना गंभीर पहले कभी नहीं देखा था, और जब हम उस छानबीन से वापस लौटे तब उसकी बाहों पर भी एक तनाव था। हमने उस लॉन में कई बार चहलकदमी की, पर जब तक वो स्वयं ही अपने विचारों से बाहर नहीं निकला, मैंने और मिस टूनर ने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा। उसने कहा, मिस टूनर, ये बहुत ही जरूरी है कि आप हर हालत में मेरी राय के अनुसार ही काम करें। मैं ऐसा ही करूंगी। यह मामला काफी गंभीर है और आपकी जिंदगी आपके काम करने के ढंग पर ही निर्भर करेगी। मैं आपको बता चुकी हूं कि अब मेरी जान आपके हाथों में ही है। सबसे पहली बात यह है कि मैं और मेरा साथी रात को आपके कमरे में ही रहेंगे। मैंने और मिस टूनर ने उसकी तरफ अचंभे से देखा। हाँ, ऐसा ही है। आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से गांव में ठहरने के लिए कोई जगह तो होगी ही। हाँ, वहाँ क्राउन में है। बहुत अच्छी बात है। वहां से तुम्हारी खिड़कियां तो दिखाई पड़ती ही होंगी। बिल्कुल। जब तुम्हारा सौतेला पिता वापस लौटे तब तुम अपने सिर में दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही रहना। जब वो सोने चले जाए तब तुम अपनी खिड़की के पल्ले खोल देना और उसकी कुंडी हटा देना। हमारे इशारे के लिए तो वहीं पर एक लैंप जलाकर रख देना। साथ ही तुम कमरे से अपने काम की वो चीजें भी निकाल लेना जिनके साथ तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है। मेरा विश्वास है कि मरम्मत का काम चलने के बावजूद तुम उस कमरे में एक रात आराम से रह लोगी। हाँ, बहुत ही आसानी से। बाकी तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हारे कमरे में ही रात गुजारेंगे और उस शोर की वजह भी जानेंगे जिसने तुमको परेशान कर रखा था। मेरी साथी की बाहों पर अपना हाथ रखते हुए मिस टूनर ने कहा, मिस्टर होम्स, ऐसा लगता है कि आपने अपना मन पक्का कर लिया है। शायद ऐसा ही। तब कृपा करके मुझे मेरी बहन की मौत का कारण भी बता दीजिए। ये सब बताने से पहले मैं इसका स्पष्ट सबूत भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आप कम से कम इतना तो मुझे बता ही सकते हैं कि क्या मेरा सोचना सही है कि उसकी मौत अचानक डर जाने की वजह से ही हुई थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से उसकी कोई और वजह है। और मिस स्टोनर, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि यदि डॉक्टर रॉलेट वापस आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम बहादुरी से रहना। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगी तो निश्चिंत रहो, हम तुम्हें डराने वाले खतरे को तुमसे दूर भगा देंगे। क्राउन के उस छोटे से होटल में होम्स और मेरे लिए एक बेडरूम तथा बैठने वाले कमरे का इंतजाम कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारा कमरा पहली मंजिल पर था। इसकी खिड़की से हम आने जाने वाले फाटक और स्टॉक मोरान के रिहायशी इलाके को भी देख सकते थे। शाम के धुंधलके में हमने देखा कि डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉलेट एक घोड़ा गाड़ी से लौटे जिसे एक लड़का चला रहा था, और उनकी विशाल काया उसके पीछे बैठी है। उस लड़के को बड़े से लोहे के फाटक को खोलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तभी हमने डॉक्टर की गरजती आवाज सुनी और देखा कि वो उस लड़के को गुस्से से मुक्का दिखा रहे थे। घोड़ा गाड़ी अंदर चली गई और कुछ ही पलों के बाद हमने देखा कि पेड़ों के झुरमुटों से छनकर किसी एक बैठक कक्ष से लैंप की रोशनी बाहर आ रही है। जब हम उस गहराते अंधेरे में साथ साथ बैठे थे तब होम्स ने कहा, वॉटसन, क्या तुम्हें पता है कि आज की रात तुम्हें अपने साथ लेकर चलने में मुझे थोड़ी हिचक हो रही है? वहाँ किसी खतरे की संभावना है। क्या मैं वहाँ तुम्हारी कोई सहायता कर सकूंगा? तुम्हारी मौजूदगी ही बहुत कारगर हो सकती है। तब मैं जरूर चलूंगा। मैं तुम्हारा आसान बंद हूँ। तुमने खतरे की बात कही है। तुमने उस कमरे में जरूर कुछ देखा है जो कि मुझे नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, पर मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा अधिक निष्कर्ष निकाल लिया है। मेरे अनुमान से तुमने भी वो सब देखा है जो मैंने देखा है। मैंने उस घंटी और रस्सी से अधिक अजीब वहां कुछ नहीं देखा, और इसका इस्तेमाल क्या है मैं इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दो कमरों के बीच एक छोटा रोशनदान कुछ अजीब सा है। ये इतना छोटा है कि एक चूहा भी मुश्किल से इसमें से निकल सकेगा। मैं जानता था कि हमारे स्टॉक मोरा आने के पहले से ही हमें वहां एक रोशनदान मिलेगा। होम्स, हाँ, मुझे पता था। तुम्हें उस महिला की बात याद होगी जिसने उसने कहा था कि उसकी बहन को डॉक्टर रॉलेट के सिगार की महक आती थी। इससे पता चलता है कि दोनों कमरों के बीच कोई संबंध है। एक छोटा भी हो सकता है, और यदि बड़ा होता तो मौत के बाद भी कोरोनर की टिप्पणियों में उसका उल्लेख क्या विषय होता। इसके होने में क्या नुकसान है? हाँ, पर इनमें एक ही समय पर होने का एक विचित्र सा संबंध है।
जैसे रोशनदान का बनाया जाना, रस्सी का लटकना और एक महिला जो कि बिस्तर पर सोई उसका मरना। क्या ये तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता? मैं अभी भी इनमें कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुमको इस बिस्तर में कुछ खास नजर आया था? नहीं, ये जमीन से जड़ा हुआ था। क्या तुमने पहले भी कभी इस तरह के जमीन से जड़ा हुआ बेड देखा है? मैं कह नहीं सकता। वो औरत अपना बेड सरका नहीं सकती थी। उसे उस रोशनदान और रस्सी के ठीक सामने की जगह पर ही रहना होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये रस्सी घंटी बजाने के लिए नहीं थी। मैंने जोर से कहा, होम्स, ऐसा लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो मैं उसे वाकई कुछ कुछ समझ रहा हूँ। हम सचमुच किसी भयानक अपराध को रोकने के लिए ठीक समय पर यहाँ पहुंच गए हैं। अत्यंत भयानक। जब एक डॉक्टर ऐसा गलत काम करता है तब वो पहला अपराधी होता है। उसके पास ताकत भी है और जानकारी भी। यह आदमी गहराई से चोट करता है, पर वॉटसन, हमें भी गहराई से ही चोट करनी होगी। रात खत्म होने से पहले हमारे पास बहुत सी भयानक बातें होंगी। चलो कुछ घंटों तक खुश रहने के लिए और मन महलाव के लिए ही पाइप पीते हैं। तकरीबन 9 बजे पेड़ों के बीच से दिखने वाली रोशनी बुझ गई और उस इमारत की तरफ पूरी तरह अंधेरा छा गया था। धीमे धीमे 2 घंटे बीत गए और तभी अचानक 11 बजने के साथ ही हमारे ठीक सामने एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी। अपने पैरों पर उछलते हुए होम्स ने कहा, यह इशारा हमारे लिए है और वो बीच वाली खिड़की से ही आ रहा है। जब हम वहां से निकल रहे थे तभी होम्स ने होटल के मालिक से कहा, हम किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं और रात में हम वहीं रुक भी सकते हैं। अगले ही पल हम बाहर अंधेरी सड़क पर आ गए थे। हमारे चेहरे पर तीखी ठंडी हवा लग रही थी। सामने एक पीली रोशनी धुंधली मंजिल की तरफ ले जाने के लिए हमें रास्ता दिखा रही थी। हमें उस मैदान में घुसने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस पुरानी 4 दीवारी में जगह जगह बिना मरम्मत वाली दरारें पड़ी हुई थी। पेड़ों के बीच से अपनी जगह बनाते हुए हम लॉन तक पहुंच गए और इसे पार भी कर लिया। जैसे ही हम खिड़की से होकर भीतर घुसने ही वाले थे कि चंपा की झाड़ियों में से एक बच्चे की तरह कूदकर कोई निकला और घास में लड़खड़ाता हुआ सा अंधेरे मैदान में भाग गया। मैं फुसफुसाया, हे भगवान, क्या आपने उसे देखा? होम्स भी मेरी ही तरह एक पल के लिए चौंक पड़ा। उसने अपने हाथों से मेरी कलाई को जकड़ रखा था। फिर उसकी धीमी सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो फुसफुसा कर बोला, ये भी इसी परिवार का सदस्य है, ये वही लंगूर है। मैं डॉक्टर के उन अजीब से पालतू जानवरों के बारे में भूल ही गया था। उनमें से एक चीता भी शामिल था, जो कि शायद किसी भी पल हमारे कंधों पर चढ़ सकता था। होम्स की बातों को मानते हुए मैंने अपने जूते उतारे और कमरे के भीतर पहुंचकर काफी हल्का महसूस किया। मेरे साथी ने बिना आवाज किए ही खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए और लैंप उठाकर मेज पर रख दिया। उसने कमरे में चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमने दिन के समय देखा था। फिर वो मेरी तरफ खिसका और अपने हाथों को अपने मुंह के चारों तरफ पाइप की तरह गोल बनाकर मेरे कानों में फुसफुसा कर बोला, थोड़ी सी भी आवाज हमारी सारी योजना पर पानी फेर देगी। मैंने सहमति में सिर हिलाया ताकि वो समझ जाए कि मैंने सुन लिया है। वो हमें रोशनदान से देख सकता है, इसलिए हमें बिना रोशनी के ही बैठना होगा। मैंने फिर सिर हिला दिया। देखो, सो मत जाना, तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर है। अपनी पिस्तौल तैयार रखना, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठा हूँ और तुम कुर्सी पर बैठो। मैंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और इस मेज के ऊपर एक किनारे रख दिया। होम्स अपने साथ एक लंबी छड़ी लेकर आया था। इसे उसने बिस्तर पर अपनी बगल में ही रख दिया। इसी से सटाकर उसने माचिस की डिबिया रख दी और अधजली मोमबत्ती को भी रख लिया और फिर लैम्प भी बुझा दिया। अब हम बिल्कुल ही अंधेरे में बैठे थे। मैं उस भयानक रात जगह को क्या कभी भूल पाऊंगा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि सांसों की आवाज़ें भी नहीं। और मैं ये भी जानता था कि मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर आंखें खोले हुए मेरा साथी भी मेरी ही हालत में बैठा हुआ है। दरवाजे की झिर्रियों से बहुत ही कम रोशनी दिख रही थी और हम चुपचाप अंधेरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। बाहर किसी जंगली चिड़िया की कभी कभी तेज आवाज़ आती थी और एक बार तो हमारी खिड़की के पास एक बड़ी बिल्ली की तरह किसी के गुर्राने की आवाज़ भी आई, जिससे हमें पता लगता था कि वो चीता वहाँ आज़ादी से घूम रहा है। बहुत दूर से आती उस चर्च की घड़ी के घंटों की आवाज़ें हमें हर चौथाई घंटे पर सुनाई देती थी। वो चौथाई घंटे कितने लंबे मालूम पड़ते थे। 12, 1, 2 और 3 बज गए, पर अभी भी हम शांत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अचानक रोशनदान की तरफ पल भर के लिए रोशनी की चमक दिखाई पड़ी, जो कि तुरंत ही गायब भी हो गई। पर अब तेल जलने और धातु गर्म होने की महक आ रही थी। बगल वाले कमरे में किसी ने लालटेन जलाई थी। मैंने भी कुछ चलने की आवाज़ सुनी थी, पर फिर सब शांत हो गया। हालांकि वो महक
अब तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाए तनाव में बैठा रहा। तभी अचानक एक दूसरी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये एक बहुत ही शांत और केतली से निकलने वाली भाप की धीमी लगातार आती आवाज़ की तरह थी। अचानक ही मैंने सुना कि होश भीतर से उछल पड़े और माचिस जलाकर उस घंटी वाली रस्सी पर तेजी से अपनी छड़ी मारने लगे। वो जोर से बोले, वॉटसन, तुमने देखा? अब तुम इधर देखो। परंतु मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। अगले ही पल जब होम्स ने रोशनी लाई तब मैंने एक धीमी और साफ सीटी की आवाज़ सुनी। अचानक मेरी थकी हुई आंखों में आई चमक ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या था जिस पर मेरे साथी ने इतने वहशी ढंग से प्रहार किया था। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और घृणा से भर गया था। उसने अब चोट करना बंद कर दिया और वो रोशनदान की तरफ घूर रहा था। तभी मैंने उस सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीख सुनी। ये आवाज़ तेज और बहुत तेज होती चली गई। इस भयानक चीख में पीड़ा, भय और क्रोध सभी कुछ शामिल था। लोग कहते हैं कि दूर गांव में, यहाँ तक कि चर्च के पास भी उस चीख ने अपने बिस्तरों पे दुबके लोगों को जगा दिया था। इससे मेरा दिल भी थोड़ा घबरा गया। मैं चुपचाप खड़ा होम्स की ओर देख रहा था और वो मुझे। ये तब तक जारी रहा जब तक कि वो आती हुई आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं हो गई। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? होम्स ने जवाब दिया, इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया और शायद अच्छा ही हुआ। अपनी पिस्तौल ले लो, अब हम डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में चलेंगे। अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उसने लैंप जलाया और गलियारे की तरफ चल पड़ा। उसने कमरे का दरवाज़ा 2 बार थपथपाया, परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के भीतर घुसे। मेरे हाथ में पिस्तौल थी। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब सा था। मेज पर काले रंग की लालटेन रखी थी और उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। उसकी तेज रोशनी सामने रखी लोहे की तिजोरी पर पड़ रही थी जिसका दरवाज़ा भी अध खुला था। इस मेज के बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सबॉय स्लेटी रंग का गाउन पहनकर बैठे थे। उनके नंगे घुटने आगे की ओर निकले हुए थे। उनके पैरों में तुर्की वाली लाल चप्पलें थीं और गोद में एक लंबा सा पट्टा था जिसे हम दिन में देख चुके थे। उनकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई थी और आंखें छत के कोने को भयानक ढंग से घूर रही थी। इनकी बाहों के किनारे एक खास तरह का पीले रंग का फीता बंधा था जिस पर भूरे रंग की चित्तियां थीं, जो कि लगता था उनके माथे पर कसका बंधा था। जब हम कमरे में घुसे तब उन्होंने ना तो आवाज़ की और ना ही हिले। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, फीता, वही छींटदार फीता। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक डॉक्टर के सिर पर पड़ी पगड़ी जैसी चीजें हिली और फिर उसकी बालों के पीछे एक सांप की भयानक गर्दन और हीरे के आकार जैसा उसका सिर दिखा। होम्स चीखे, ये एक जहरीला सांप है, भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप। इसके काटने पर वो 10 सेकंड में ही मर गया होगा। हिंसा वास्तव में हिंसा करने वाले पर ही वापस आती है। षड्यंत्र करने वाले उसी गड्ढे में गिरता है जिसे वो दूसरों के लिए खोदता है। आओ इस प्राणी को वापस उसकी माद में ही पहुंचा देते हैं और फिर हम स्टोनर को किसी ठीक ठाक जगह ले जाएंगे। अब यहाँ की पुलिस को ये पता लगाने दो कि यहाँ हुआ क्या था। इतना कहने के साथ ही उसने उस कुत्ते के पट्टे को झटके से मृतक की गोद से उठा लिया और उसके फंदे को सांप की गले की तरफ फेंका। फिर उसी के सारे सांप को फंसाकर सांप के बैठने की भयानक जगह से उसे उठा लिया और लगभग 1 हाथ की दूरी बनाकर रखते हुए वापस उसी तिजोरी में फेंक दिया और फिर तिजोरी को बंद कर दिया। स्टॉक मोरॉन के डॉक्टर ग्रिम्सबॉय रॉयलेट की मौत की यह वास्तविक सच्चाई थी। ये ज़रूरी नहीं कि मैं इस कहानी को ये कहकर विस्तार से बताऊं कि कैसे हमने उस डरी हुई लड़की को उसकी बुरी स्थिति से बचाया, कैसे हम उस लड़की को सुबह ही ट्रेन से उसकी मौसी के घर ले गए, कैसे जांच की वो धीमी प्रक्रिया चली और डॉक्टर की दुर्गति उसके खतरनाक जीवों के साथ खेलने की वजह से हुई। इस केस के बारे में जो भी कुछ थोड़ा सा मुझे अभी जानना बाकी था उसे शर्लॉक होम्स ने अगले दिन वापस चलते समय मुझे बताया। वो बोला, वॉटसन, मैं पूरी तरह से गलत नतीजे पर पहुंच गया था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से किसी भी तर्क तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। उन बंजारों की वहां मौजूदगी और उस बेचारी लड़की का फीता शब्द का इस्तेमाल जिसे उसने माचिस की रोशनी की झलक में ही देखा था, ये सब मुझे भटकाने के लिए काफ़ी था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही एक चीज़ थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कमरे में रहने वाला जिससे भी डरा वो चीज़ बाहर खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें वो रोशनदान और बिस्तर पर लटकती रस्सी दिखाई थी तभी मुझे इस बात का ख्याल आया था। ज़मीन से बंधे बिस्तर को देखकर मुझे लगा था कि ये रस्सी रोशनदान और बिस्तर तक किसी पुल का काम करने के लिए बंधी थी। सांप का विचार अचानक ही मुझे कहा था, क्योंकि डॉक्टर को भारत से ऐसे ही जीव भेजे जाते थे। अब मैं बिल्कुल ही सही रास्ते पर था, क्योंकि जहर का पता लगाना आसान नहीं था, वो भी तब जबकि एक चालाक और निर्दयी आदमी इसमें शामिल हो। साथ ही वो पूरब से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका है। जहर की तेजी भी यही साबित करती थी। मृतक के शरीर पर उन 2 छेदों को देखने के लिए भी एक तेज नज़र की ज़रूरत होती है
जहाँ से वो जहर शरीर में घुसा होगा। फिर मैंने उस सीटी के बारे में सोचा। सुबह की रोशनी उसके शिकार को जगा दे। इससे पहले उस सांप को वापस बुलाना होगा, इसलिए उसने सांप को प्रशिक्षित भी किया था और शायद उसे वापस बुलाने के लिए ही वहां पर दूध भी रखा गया था। वो उसे उसी समय रोशनदान से होकर बिस्तर तक जाने के लिए रख देता था। सांप कमरे में रहने वाले को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। शायद वो एक हफ्ते तक हर रात बच जाती थी, परंतु एक दिन वो सांप का शिकार बन ही गई। डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही मैं नतीजों पर पहुंच चुका था। उसकी कुर्सी को देखकर मुझे पता चल गया था कि वो इसका इस्तेमाल सांप को रोशनदान से भेजने के लिए करता था। तिजोरी, दूध की प्लेट और चाबुक का फंदा देखकर मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा। धातु की आवाज़ जो कि कमरे में रहने वाले को सुनाई पड़ती थी, वो मुमकिन है कि डॉक्टर द्वारा तिजोरी को जल्दी से खोले जाने की वजह से होती थी, क्योंकि सांप उसी तिजोरी में रखा गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जानते ही हो कि मैंने सबूत के लिए वो कदम उठाए थे। मैंने उस सांप की फुफकारने की आवाज़ सुनी थी और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी सुनी होगी। फिर मैंने जल्दी से रोशनी जलाई और उस पर आक्रमण कर दिया। सांप को रोशनदान की तरफ से वापस भेजे जाने की वजह से दूसरी तरफ वो अपने मालिक पर ही चोट कर बैठा। साथ ही साथ उस पर मेरी छड़ी की चोट ने उसकी सांप वाली प्रवृत्ति को जगा दिया। परिणाम स्वरूप उसके सामने जो भी पहला व्यक्ति दिखा, उसे ही उसने डस लिया। इस प्रकार मैं किसी न किसी रूप में डॉक्टर रॉयलट की मौत का जिम्मेदार हूँ, परंतु इसका मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है।